अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ से कंफर्म कर देना यार। ठीक है, हो गया यार, बस 2 मिनट वेट करने को शुरू कर रहा है। हो गया बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन शुरू किया था और बायनॉमियल एक्सपेंशन हम लेके चल रहे हैं। मैं आपको ज़रा स्क्रीन दिखा दूँ। जी, बायनॉमियल एक्सपेंशन में अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सिर्फ यही पढ़ा है कि यार अगर हमारे पास 2 टर्म्स हो और उन पे कोई पावर लगी हुई हो तो उसको एक्सपैंड किस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, उसके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी और हमने सारी सॉल्व कर ली वन बाय वन। जहाँ पे पावर जो है वो हमने कहा था पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगी और बाकी चीज़ें जो हम चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो
अगर सेकेंड टर्म में रूट हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, उसको हमने सॉल्व करके देखा और हमें एक्सपेंड करना एटलीस्ट आ गया, तो एक्सपेंशन में तो हमें कोई मसला नहीं है। दूसरा हमने ये देखा था कि एक टर्म का एक फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड एनी स्पेसिफिक टर्म, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर क्वेश्चन है कि यार फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। अगर उन्होंने सिर्फ फिफ्थ टर्म मांगी, आपसे नहीं बोला पूरा एक्सपेंड करें, और आपको ये दे दिया कि फॉर एग्जांपल 3 माइनस रूट एक्स टू द पावर 7, ठीक है, तो फिफ्थ टर्म हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? अगर बोला कि सिर्फ फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे बताएं ज़रा। अगर मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है ऑफ दिस एक्सपेंशन, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं पूरा एक्सपेंड करूँ, फर्स्ट टर्म लिखूँ फिर सेकेंड टर्म लिखूँ, या मैं डायरेक्ट फिफ्थ टर्म फाइंड कर सकता हूँ? जी, क्या करेंगे हम लोग? हाउ हाउ विल यू फाइंड द फिफ्थ टर्म हियर? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी क्लियर है आवाज़? आवाज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो, कोई भी मसला है तो बता दो। सर स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला ही बोलो। कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले के थ्रू, बिल्कुल ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? और फॉर्मूला हमने फाइंड किया था एक टर्म का ना, टू फाइंड एनी स्पेसिफिक टर्म। हमें पता है कि हम एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एंड बी टू द पावर आर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें फिफ्थ टर्म की बात करें तो टी फाइव फाइंड कर लेंगे। आर को हमने बोला था आर क्या होता है, वन लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है। तो 7c, अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो आर वुड बी 4, ठीक है। सिमिलरली ए जो है वो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 है, 3 टू पावर एन माइनस आर, 7 माइनस 4 कितना होता है 3। बी है माइनस रूट एक्स, और बी टू द पावर आर, आर क्या है 4, ठीक है ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो एटलीस्ट वी नो कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी है तो हम टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। और उस वक्त हमें ऐसी पूरा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड टर्म क्या है। तो ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये भी है जो हमने अभी तक नहीं देखा था, कि वो स्पेसिफिक टर्म पूछते हैं आपसे, ठीक है। एक तो सिंपल एक्सपेंशन है, वो बोलेंगे फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन। फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको पता है कि पहली टर्म कैसे निकालेंगे, दूसरी तीसरी, ठीक है। सिमिलरली कभी वो कहेंगे फुली एक्सपेंड द फॉलोइंग। फुली एक्सपेंड का मतलब है कि आपने फुली एक्सपेंड करना है और उसमें सारी टर्म्स लिखनी है। और हमने कहा था कितनी टर्म्स आएंगी, वन मोर देन द पावर, पावर थ्री है तो फोर टर्म्स होंगी, पावर फोर है तो फाइव टर्म्स होंगी, एंड सो ऑन। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी है तो स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी आता है। इसका मुझे आंसर बता दो, और ये चीज़ क्लियर तो ओके लिख के भेज दो, मैं बाकी सारी मसले हल करता हूँ बाइनोमियल के आज। और मुझे ना इसका आंसर भी बता दो, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? जी आंसर 945 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीन लोगों ने ये जवाब दिया, किसी को मसला है आंसर में तो बता दे। बिल्कुल ठीक है। माइनस के ऊपर मैंने कहा था इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव साइन बन जाएगा, ऑड पावर होती तो नेगेटिव रहता, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल है।
मूविंग ऑन, एक मिनट देगा, एक मिनट बस। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं कुछ जो कि हम सुनना नहीं चाह रहे। एक सेकेंड। ओके। ओके देन, मूविंग ऑन, दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि यार अगर अब हम ज़रा डायरेक्ट ना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको भेजे थे असाइनमेंट में और उनमें किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले ना मैं ज़रा समझा देता हूँ, क्वेश्चन तुम लोग या तो खुद कर लेना, मैं तुम लोग को बताता हूँ वो मांग क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो अभी तक हमने बनामिल में दो चीज़ें देखी हैं। पहली चीज़ हमने ये देखी यार, फुली एक्सपैंड, या इसी में हम कह लें कि एक्सपैंड टू अ सर्टेन टर्म। ये हमें आ गया, इसमें कोई मसला ही नहीं है, एक सिंपल फार्मूला यूज़ करना है। सही है, ये तो दोनों एक ही चीज़ है। फुली एक्सपेंड का मतलब जितनी टोटल टर्म्स हमने बता दी और सर्टेन टर्म तक उन्होंने बता दिया तो वो भी कर लेंगे। दूसरा ये है कि फाइंड स्पेसिफिक टर्म, ये भी हम टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ओके। तीसरी जो कैटेगरी आती है क्वेश्चन की वो ये आती है, अरे यार स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, थैंक यू जी। सेकंड स्पेसिफिक टर्म, थर्ड हम लिख देते हैं। तो तीसरी कैटेगरी जो आती है वो क्या आती है, वो ये कहते हैं कि यार फाइंड करें द टर्म विथ अ स्पेसिफिक पावर ऑफ एक्स। ठीक है ना, एक्स या जो भी उन्होंने अननोन यूज़ किया हुआ है उसकी पावर। मतलब कि वो फॉर एग्जांपल बोलेंगे कि यार फाइंड द टर्म विद एक्स क्यूब, फाइंड द टर्म विद एक्स पावर 4। वो आपको बोलेंगे वो वाली टर्म बताएं जिसमें एक्स की पावर 4 है। और उसको फ्रेम करने का एक तरीका और होता है कि वो बोलते हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म विथ अ स्पेसिफिक पावर ऑफ एक्स। ठीक है, ये तीसरी कैटेगरी है, इसको जरा हम देखते हैं। ये दोनों एक ही सवाल है, मतलब कि वो या तो कहेंगे एक टर्म फाइंड करें स्पेसिफिक पावर ऑफ एक्स, मतलब वो बोलेंगे फाइंड द टर्म इन एक्स क्यूब। और मैं जैसे कि यहाँ पे था, ये क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से नहीं लिखता फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन, इसकी जगह मैं ये कहता, इसी क्वेश्चन की जगह मैं लिखता कि यार फाइंड द टर्म इन एक्स पावर 4। एक्स पावर 4 में यही टर्म आई है जो हमने निकाली है। तो आंसर यही होता है इन दोनों सवालों का। मगर इस सवाल को देख के मुझे पता कैसे चलता कि मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है। यहाँ तो आसान था ना, उसने कहा कि फिफ्थ टर्म निकालनी है, ठीक है, तो मैंने फिफ्थ टर्म निकाल ली, टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अगर वो इस सवाल की जगह दूसरा सवाल लिखता है फाइंड करें द टर्म इन एक्स टू द पावर 4, तो भी यही आंसर होता, क्योंकि एक्स पावर 4 में ये वाली टर्म आ रही है जो कोई और सी पावर होगी एक्स की, उसमें कोई दूसरी टर्म आएगी। ठीक है, लेकिन मुझे पता कैसे चलता, वो हमने सोचना है कि मुझे ये टर्म निकालनी थी या मुझे ये वाली टर्म फिफ्थ यूज करनी है। इसी सवाल को वो एक और तरीके से फ्रेम कर सकता था, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इन एक्स पावर 4। सही है, एक चीज वो ये कर सकता था। तो कोएफिशिएंट क्या होता, 945।
टर्म पूरी थी 945 एक्स टू द पावर 4 और कोफिशिएंट क्या एक्स पावर 4 के पीछे क्या लगा हुआ, तो वो पीछे 945 लगा हुआ, तो आंसर होता है 945। ठीक है, सही है। तो मतलब इस सवाल का मतलब समझ में आ रहा है हमें। अब सवाल का आंसर किस तरीके से देना है वो हम वहां तक पहुंचते हैं। एटलीस्ट हमें ये समझ में आ रहा है कि वो मांग क्या रहे हैं। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम सोचते हैं, उसको सोचते हैं किसी और एग्जांपल के थ्रू। यार एक सेकंड, ये क्लिपबोर्ड वाली चीज़ तो हटाऊं। ये ओके, तो होपफुली चलो, अब क्या सीन है कि हमें पता है वो मांग क्या रहा है। अब मसला क्या है, वो उसका सॉल्यूशन देना किस तरीके से। नहीं हट रही है, इसको पता नहीं क्या हो गया आज। ठीक है, खैर मूविंग ऑन। हमें ये देखना है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपके पास 1 + x टू द पावर 5। बड़ा सिंपल सा सवाल। नहीं, 1 + x में आपको पता है फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म x है, कोई मसला ही नहीं है। इस वक्त अगर वो पूछता फाइंड द टर्म इन x³ तो कैसे निकालते? एनीवन? अगर वो इस वक्त पूछता कि यार फाइंड करें द टर्म इन x³ तो क्या करते इस वक्त? कौन सी टर्म निकालते? फोर्थ टर्म। आयशा सही कह रही हैं, बाकी लोग फोर्थ सही है, हिबा भी सही कह रही हैं, शाहम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये इन लोगों ने कैसे पता लगा लिया कि यार ये फोर्थ टर्म निकालनी है? क्योंकि इनको फॉर्मूला याद है ना। इनको पता है कि यार पहली टर्म होती है a टू द पावर n, सेकेंड होती है nc1 a की पावर n-r b की पावर r। मतलब सेकेंड टर्म में x की पावर 1 होती है, उसके बाद थर्ड टर्म में x की पावर 2 हो जाएगी, फोर्थ टर्म में x की पावर 3 हो जाएगी, और जो कि हमें चाहिए। फिफ्थ टर्म में x की पावर 4 हो जाएगी, सिक्स टर्म में x की पावर 5 हो जाएगी। पावर यहाँ पहले 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 चलती रहती है। तो हमें इस क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है यार कि, और क्योंकि हमें थोड़ा सा पता है एक्सपेंशन किस तरीके से होती है, तो सिर्फ इस सवाल को देख के मुझे पता चल रहा है कि आई नीड टू फाइंड द फोर्थ टर्म। सही है ना? और फोर्थ टर्म मैं सिंपली निकाल सकता हूँ। टर्म का फॉर्मूला मुझे आता है NCR 5C। R जो है 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म, R 3 हो जाएगा। A 1 है, A की पावर n-r b टू द पावर r, और आंसर कितना आ जाएगा 10x³। ठीक है, तो अगर सवाल इतना सिंपल है कि उसको देख के मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि कौन सी टर्म जो है वो x³ की टर्म होगी या x की किसी भी स्पेसिफिक पावर की टर्म होगी, तो वो मैं ऐसे ही करूँगा जैसे मैंने अभी किया। कोई मसले की बात नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको इस पर। फॉलो करें इस बात को। ये पार्ट जिसके समझ में आए ओके लिख भेज दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। इसको जब मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा तो सोचना मुश्किल हो जाता है ना। वो कैसे करेंगे बताता हूँ। सही, सिंपल चीज़ों में तो आसान है ना। अगर पावर एक्स है तो मुझे पता है कि यार फोर्थ टर्म में x³ आएगा। ये समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दें। किसी को भी कन्फ्यूजन है क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें, हम रिपीट कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुमने दोनों चीज़ें बोल रहे हो मुनीब, मेकअप योर माइंड यार, क्या कर रहे हो? चलो मैं बताते हैं। देखिए, इस वक्त हमने सिर्फ ये किया कि वी नो द जनरल एक्सपेंशन, राइट। वी नो के a की पावर पहले हाईएस्ट होती है, फिर कम होती रहती है, 5 फिर 4 फिर 3, उसके बाद 2 होगी, फिर 1 होगी एंड सो ऑन। ठीक है, b की पावर पहले 0 होती है, पहली टर्म में b की पावर 0 है, दूसरी टर्म में b की पावर 1 है, तीसरी टर्म में b की पावर 2 है, फिर पावर 3 होगी। सही है ना? अ, चौथी टर्म में पावर 3 होगी, पांचवी टर्म में पावर 4 होगी b की। ठीक है ना? b जो है वो r, b की पावर r होती है हमेशा, 1 लेस देन द टर्म, है ना। b की पावर r ये लिखते हैं ना, 1 लेस देन द टर्म। तो हमें पता है कि b की पावर 3 वुड बी इन द फोर्थ टर्म, क्योंकि पहले
एक्स की पावर 0 है, फिर एक्स की पावर 1 होगी, एक्स की पावर 2 होगी, एक्स की पावर 3 होगी। तो हमने डायरेक्ट 4 टर्म निकाली, आंसर दे दिया। ठीक है ना, अगर हमें एक्सपेंशन समझ में आ रही है और हमने एक्सपेंशन के कुछ क्वेश्चंस कर लिए तो हमें आराम से समझ में आना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। बी की पावर क्या होती है? आर। एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। आर क्या होता है? 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। तो बी की पावर 3 कब होगी? 4th टर्म में। ठीक है ना, मुझे बी की पावर 3 चाहिए, तो मैंने 4th टर्म निकाल ली। और अगर मैं एक्सपेंशन के थ्रू देखूँ तो भी मुझे समझ में आ रहा है कि पहले एक्स की पावर 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में पावर 0, सेकंड में पावर 1, थर्ड में पावर 2, फोर्थ में पावर 3। ठीक है ना, 4th टर्म में पावर 3। तो मैंने डायरेक्ट 4th टर्म निकाल ली। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, इसी सवाल को जरा सा मैं और चेंज कर देता हूँ, तो अब आप लोगों ने खुद बताना है। अगर क्वेश्चन होता हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4, और वो कहते हैं भाई क्वेश्चन पार्ट 1 होता, फाइंड द टर्म इन एक्स पावर 4। जी, इस वक्त मुझे कौन सी टर्म निकालनी होती अगर वो कहते फाइंड द टर्म इन एक्स पावर 4? इस क्वेश्चन में कौन सी टर्म निकालते? सबको समझ में आ रहा है थर्ड टर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, एक्स की पावर क्या है? 2। ठीक हो गया, मुझे चाहिए एक्स की पावर 4। सही है ना? यहाँ पे फिर से मैं एक बेसिक एक्सपेंशन आपको दिखा दूं। ए की पावर एन, एन सी 1, ए की पावर एन माइनस आर, बी, बी हमारे पास एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की पावर 1 होगी तो आंसर आएगा एक्स पावर 4। एक्स स्क्वायर की पावर 2 होगी तो आंसर आएगा एक्स पावर, यार ये तुम लोग ऑडियो तो बंद करो, एक सेकेंड। जी, एक्स की पावर 2 होगी, सही है, उसकी हम बी पावर 1 करेंगे तो आंसर आएगा एक्स पावर 2। ठीक है, सिमिलरली जब बी की पावर मैं 2 करूंगा थर्ड टर्म में, बी पूरा एक्स स्क्वायर है, उसकी पावर जब 2 होगी तो आंसर एक्स पावर 4 आएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर लगेगी ना इस बार, बी मेरा पूरा ये है। अगर आपने एक्सपेंशन की है घर बैठ के तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म में एक्स पावर 0 होगी, सेकंड में एक्स पावर 2 होगी, थर्ड में एक्स पावर 4 होगी, फोर्थ में क्या होगी? एक्स पावर 6, फिफ्थ में क्या होगी? एक्स पावर 8। ठीक है ना, ये जो पावर लग रही है ये एक्स स्क्वायर पे लग रही है। तो इस वक्त मुझे एक्स पावर 4 वाली टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं टर्म फाइंड करूंगा थर्ड, और थर्ड टर्म क्या होगी? 4c1, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। बी की पावर आर जो है, ओके, थर्ड टर्म एन सी 1, एन सी 2 सॉरी, बी की पावर आर, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। जी, सिंप्लीफाई करेंगे, 4c2 6 होता है, ये जगह 6x टू द पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर है। ये चीज समझ में आई तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। बिल्कुल क्लियर है, बड़ा सुकून से चल रहे हैं। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो सिमिलरली जल्दी से बताना। आपने 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा होता अगर, उसकी पावर ऊपर कुछ भी होती, पावर 5 होती, 6 होती, एन से हमें फर्क ही नहीं पड़ता ना। अब वो बोलते यार कि आप फाइंड करें द टर्म, एक सेकेंड वेट करेगा।
ये आज नेट के इश्यूज में थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं। उम्मीद है कि मंडे से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखें मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो गई तो फिर तो गुड सीन है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि जिस तरीके से कर सकें। ये 1 मिनट और वेट करेगा, मैं बताता हूँ। ओके देन स्टार्ट करते हैं वापस। तो ओके, तो जल्दी से बताएं मुझे x⁻12 कौन सी टर्म निकालेंगे अगर ये क्वेश्चन है। 1+3 होल टू द पावर 6 कैसे निकालेंगे, कौन सी टर्म होगी? पहली टर्म में x⁻0 होगी, दूसरी टर्म में b⁻1 मतलब x⁻3 होगी, तीसरी टर्म में x⁻6 होगी, चौथी टर्म में x⁻9 होगी। सही है ना? 3 के ऊपर पावर लग जाएगी, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, मतलब सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा होगा। ठीक है ना? जो पहली टर्म होगी उसमें x⁻0 होगी क्योंकि एक्स क्यूब पे 0 लग रहा होगा, दूसरी टर्म पे एक्स क्यूब पे पावर 1 लग रही होगी, तीसरी टर्म में एक्स क्यूब पे पावर 2 लग रही होगी, चौथी टर्म में एक्स क्यूब पे पावर 3 लग रही होगी। मैं सिर्फ एक्स वाली टर्म्स लिख रहा हूँ। ठीक है? पांचवी टर्म में एक्स क्यूब पे पावर 4 लग रही होगी। बी आर जो है वो ये है ना, आर इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है ना? तो आर 4 है तो मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? कौन सी टर्म चाहिए? फिफ्थ टर्म चाहिए, 7 टर्म नहीं चाहिए ना यार। कौन सी टर्म चाहिए इस वक्त? जी क्या आंसर है इसका? टर्म नंबर क्या लिखूं यहाँ पे? फिफ्थ, बिल्कुल फिफ्थ टर्म चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? आपने देखना यहाँ की पावर क्या है और हाउ विल दिस चेंज। तो पहली टर्म में एक्स क्यूब की पावर 0 होगी, दूसरी टर्म में एक्स क्यूब पावर 1 होगी, फिर एक्स क्यूब पावर 2 होगी, एक्स क्यूब पावर 3 होगी, एक्स क्यूब पावर 4 होगी एंड सो ऑन। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। सही है ना? तो हमें एक्स पावर 12 चाहिए तो हमें पता है कि हमें ये चाहिए। और ये कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, एन सी आर 5 है, सॉरी आर इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। आर कितने? 4 है। ठीक है? ए की पावर एन माइनस आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। ये चीज समझ में आई है? क्लियर है? पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है ना यार, ये तुमने ओ लेवल में सीखा था ना। ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय एम क्या होता है? ए की पावर एन एम। ठीक है ना? अगर लिखा है फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 टू द पावर 5 क्या होगा? ये 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। ठीक है? यही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तुमने एक्सपेंशन की नहीं है बेटा घर पे, अगर की होती थोड़ा सा समझ में आ रही होती है बात है। ये जब भी मैंने पहले बेसिक्स करवाई है ना, बेसिक्स पहले करवाई इसीलिए है कि आप लोगों को पता हो कि एक्सपेंशन काम किस तरीके से करती है। क्लियर है? ये तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। ओके अंडरस्टूड है, बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। अच्छा, अब अगर सवाल इस तरीके से हो जहाँ पे इतना आसान ना हो पावर सोचना कि कौन सी टर्म निकालनी है। अभी तक तो मैंने जो 2-3 एग्जाम्पल कराई और मैं इसी को और चेंज कर सकता हूँ, x⁻4 कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, होपफुली वो आप कर लेंगे। ठीक है? अगर मैं सवाल कुछ इस तरीके से दूँ, फॉर एग्जाम्पल सवाल ये है कि x +1/x टू द पावर 5, मतलब दोनों टर्म में x इन्वॉल्व है। ठीक है? दोनों टर्म में एक्स इन्वॉल्व है और वो आपको बोल रहे हैं भाई कि आप हमें बताएं, क्वेश्चन है फाइंड करें द टर्म
इन एक्स स्क्वायर। आप वो टर्म बताएं जिसमें जिसका आंसर में एक्स स्क्वायर आ रहा हो। ठीक है, अब मसला है, पहले तो आसान था ना, पहले तो हमने सोच लिया, लेकिन ये सोचना भी आना चाहिए, इसलिए पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अब सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। कुछ लोग अभी भी सोच सकते हैं अगर उनका दिमाग चल रहा है। कोई गेस करना चाहे कौन सी टर्म होगी ये? जैसे ही रैंडम गेस, मैं तरीका इसका बताऊंगा, गेस से नहीं करेंगे हम ऑब्वियसली, उसको मैं तरीका बताऊंगा, एक प्रॉपर तरीका है हमारे पास। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग, कौन सी टर्म निकालेंगे यहाँ पे? एनी गेसेस? थर्ड में भी फोर्थ, ठीक है। अच्छा, इसको ना मैं जरा सा एक सेकंड एक काम कर रहा हूँ कि आप लोग सही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत फ्रेम किया, इसको मैं जरा सेट कर रहा हूँ। एक्स पावर 2 नहीं करें आप करें एक्स पावर 1। अब बताएं, फिफ्थ टर्म नहीं आ रहा, थर्ड में भी। असल में हो क्या रहा है, मैं सोचना वो कैसे कह रहा हूँ ना, वो गैस किस तरीके से गैस लगाने कह रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार ये होगा ए की पावर एन प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। ठीक है, तो इवेंचुअली जो आंसर आएगा सेकेंड टर्म का वो क्या आएगा? 5c1 5 होता है, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 1 3। एटलीस्ट ये समझ में आया कि एक्स की पावर 3 क्यों होगी? पता है ना, ये तो इंडाइसिस करके आए हो ना इतने, यहाँ पता है ना एक्स की पावर 3 क्यों होगी? एक्स पावर 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 1 कितना होगा? 3। ये तो क्लियर है ना? सिर्फ ये पार्ट क्लियर है तो ओके लिख के भेजो, बाकी मैं आगे बता रहा हूँ करना क्या। ठीक है, ये क्लियर है तो ओके लिख के भेजो, इंडाइसिस का मसला तो नहीं है ना? ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या होगा? अच्छा, इसको ना मैं आंसर जो है वो डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो। ये फिर से कहीं चला गया यार, एक मिनट। जी ठीक है, वापस आ गए हम। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं इसको डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन कम हो। इसको हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5x⁻3। ठीक है, सेकेंड टर्म ओनली। थर्ड टर्म क्या होगी ज़रा आपको बताऊँ, तो वो होगा 5c2 सॉरी, एक्स की पावर 3 1/x की पावर 2। इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताना, इसका आंसर क्या आएगा? 5c2 कितना होता है? 10 होता है। 10 एक्स की पावर क्या होगी? एक्स की पावर क्या होगी यहाँ पे? 1 होगी, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली हमें थर्ड टर्म ही निकालनी है ना, थर्ड टर्म ही निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो ये थी, सेकंड ये, थर्ड ये। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, होता क्या, अगर उन्होंने आपको बोला एक्स पावर 1 में टर्म निकालें, तो एक तरीका ये है जो भी मैंने किया कि यार आप सारी टर्म निकालते रहें और देख लेंगे एक्स पावर 1 कहाँ आ रही है, उससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मगर ये लंबा तरीका ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम सिर्फ तब करेंगे जब हम बहुत कंफ्यूज हैं, मतलब वो भी एग्जाम के वक्त, अल्लाह नगर ऐसा टाइम है। ठीक है, लेकिन उसका आसान तरीका क्या है वो हम करते हैं कि अब करना क्या है हमें। आसान से मुराद से वो हो सकता है कभी वो तरीका लंबा लगे आपको, लेकिन वो एक रिलेटिवली लॉजिकल तरीका है। लॉजिकल क्या तरीका है हम देख लेते हैं। हमें नहीं पता एक्स पावर 1 कौन सी टर्म है। ठीक है, अभी तो मुझे दिख रहा था कि यार पहली टर्म इसकी पावर पहले 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी। यहाँ पहले 1, पहले 0, फिर 1, फिर 2, और ये माइनस होती रहेगी। 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ अच्छा इतनी सीक्वेंस समझ में आ रही है तो मुझे जरा बताना अगली टर्म जो आएगी उसमें एक्स की पावर क्या होगी, सिर्फ ये बता दो। अगली टर्म जो आएगी उसमें एक्स की पावर क्या होगी?
क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ रही है तो मुझे बताएं अगली जो टर्म आएगी उसमें x की पावर क्या होगी? -1। एग्जैक्टली, बिल्कुल सलमान, इखलास, वजीहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनीब। -1, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि अब हमें दिख रहा है यार इसकी पावर 3 थी और 4 हो जाएगी, यहाँ 2 थी वो 3 हो जाएगी, और सॉरी 3 थी तो अब 2 हो जाएगी, कम हो रही है ना, और यहाँ पे 2 थी अब 3 हो जाएगी, 2 - 3 -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस ऐसे भी दिख रहा है कि पहले पावर 5 है, फिर 3 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर -1 होगी, हर बार 2 कम होता जा रहा है। तो ये सीक्वेंस ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग अभी तक। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये समझना पड़ता है कभी कभार ना, ये जो चीज़ें ना आसान कर देती हैं सवाल को। अच्छा, दूसरा तरीका जो है टू फाइंड एनी स्पेसिफिक टर्म और विद एनी स्पेसिफिक पावर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मुझे टर्म की वैल्यू पता हो ना। टर्म की वैल्यू निकालने के लिए अभी तो मुझे दिख गया थर्ड टर्म आंसर है, सही है। हो सकता है कि ये सेवन टर्म होती, 6 टर्म होती तो मैं पहले 6 टर्म निकालता, बहुत मुश्किल हो जाता। तो डायरेक्ट अगर मुझे निकालना है कौन सी टर्म विल गिव मी द माई रिक्वायर्ड पावर, तो उसका ये तरीका है कि मैं यूज़ करूँगा इस फॉर्मूले को, जो कि मुझे आता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। किस तरीके से यूज़ करूँगा मैं बताता हूँ आपको। आप लिखेंगे यार कि एन सी आर ए की पावर, अच्छा एन सी आर की जगह आप एन और आर तो पता है ना हमें, सॉरी एन तो पता है, एन कितने 5 सी आर, ए भी पता है एक्स की पावर एन माइनस आर, बी बी भी पता है बी कितना 1/x बी की पावर आर। तो ये सिर्फ आर नहीं पता, आर पता होता तो हम निकाल चुके थे टर्म, आर इज 1 लेस देन द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू, और हमें चाहिए क्या, x पावर 1 में चाहिए। आप लिखेंगे ये टर्म का पूरा फॉर्मूला, उसमें n a और b इंक्लूड कर देंगे, और फिर आप बोलेंगे दिस शुड बी इक्वल टू x की पावर 1 विद सम कांस्टेंट k। सही है, k की वैल्यू क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये पता है कि कांस्टेंट k, अभी जैसे यहाँ k 10 हमें दिख रहा है, लेकिन हमें वैल्यूज अभी फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी है। ये स्टेटमेंट समझ में आ रही ना, एनसीआर का फॉर्मूला लिखा पूरा, उसमें आर अननोन छोड़ दिया, इज इक्वल टू जो रिक्वायर्ड पावर है वो वाली टर्म लिख दी एक्स पावर 1, उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको के रहने दिया। के की वैल्यू क्या है हमें गर्ज नहीं है अभी इससे। ठीक है, ये आप करेंगे जब भी आपको कोई भी टर्म फाइंड करनी होगी विद एनी स्पेसिफिक पावर। अच्छा, जो मैं काम बता रहा हूँ ना वो आप यहाँ भी कर सकते थे, जो हमने डायरेक्ट किए ना, यहाँ पे भी ये काम कर सकते थे जो अभी भी मैं बता रहा हूँ। करेंगे क्या आप, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक्स को अलग कर लेना। एक्स की पावर है यहाँ पे 5 माइनस आर, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर माइनस आर से, तो इसको मैं ऊपर ले गया। बाकी पीछे की जो भी कहानी है ना वो छोड़ दें, यहाँ पे अगर 2 भी लिखा होता है ना उसको भी छोड़ दें, आप सिर्फ एक्स को देखें। 2/r लिखा होता है उसको भी छोड़ दें, आप सिर्फ एक्स को देखें, बाकी सब हटा दें, और इक्वल करें एक्स की पावर 1 से। कोएफिशिएंट हमने काट दिया, यहाँ से कोएफिशिएंट काट दिया, ये सारी चीज़ें काट दी, हमें कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स चाहिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 5 - 2r इज इक्वल टू एक्स की पावर 1। ठीक है, तो एक्स और एक्स हट जाएगा फिर एंड में, 5 - 2r जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, 2r जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 के, और r जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 के। तो मुझे r की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मुझे मिल गई यूजिंग दिस जो मैंने अभी किया। एक्स को सिर्फ एक्स को देखा और r फाइंड कर लिया, रिक्वायर्ड पावर यहाँ लिख दी। जब r मिल गया तब तो जिंदगी आसान है ना। अब आपने सिंपली क्या करना है, एनसीआर में r इनपुट कर देना है, r2 है तो 5cr 5c2 a ax था की पावर 5 - r विच इज 5 - 2 विच इज 3 इंटू 1/x की पावर r विच इज 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर यही आएगा 10 x की पावर 1, जो कि यहाँ से आया था। तो यहाँ हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले r की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, फिर r इनपुट कर रहे हैं। ये स्टेप समझ में आया? समझ में आया तो ओके लिख के भेजो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। ये आप किसी भी ये जो तरीका मैंने अभी किया है ये आप किसी भी स्पेसिफिक पावर के लिए कर सकते हैं। आप r ढूंढ लें और r को इनपुट कर दें। यार बिल्कुल, और ये ऑफ टॉपिक नहीं है एग्जैक्टली मुनीब, लेकिन हाँ देयर इज अ कनेक्शन।
ऑब्वियसली सीक्वेंस ही चल रही है ना, बाइनोमियल सीरीज भी कहते हैं इसको, बाइनोमियल सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम यू विल अपीयर इंशाल्लाह, उसमें कोई खास कनेक्शन नहीं होगा इन दो टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, मगर हाँ थियोरेटिकली यस। जी बाकी लोग ये आर निकालने का तरीका समझ में आया तो ओके लेके भेजे, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। हाँ असाइनमेंट कल करा दो यार, कल करा दो, कोई मसला नहीं है। कल कल करा लो, कल छोड़ो परसों करा लेना, सही है, इजी हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है असाइनमेंट की। असाइनमेंट परसों परसों सबमिट करा देना, ठीक है। अगर क्योंकि हमने क्वेश्चंस किए नहीं थे, मुझे पता है कि कोई असल में असाइनमेंट सबमिशन डेट और असाइनमेंट कलेक्शन डेट जो होती है ना, कॉलेज डिसाइड करता है, उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर हुई होती तो मैं उनको बता देता कि अभी ये सीन चल रहा है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग परसों करा देगा। कोई अगर आपसे बोले कि यार आपने क्यों नहीं कराया, तो आप बोल देगा कि यार सरकार ने कहा है। कल परसों जब भी आप फ्री हो, परसों के बाद लेट नहीं करना, परसों लास्ट डेट है, ठीक है, तब तक करा दो सबमिट। सही है, समझ में आ रहा है यार की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो बता दो, ओके है। कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दो। जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, पहला असाइनमेंट है, मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको, सुकून है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, अगर मैं सबमिट कर दिया आपकी टेंशन खत्म हो गई। सही है, तो आर की वैल्यू ऐसे निकालनी है, दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ बाइनोमियल। मतलब इसके अलावा ना बाइनोमियल एक्सपेंशन में इन थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ना आपने, और आपने पढ़ लिया। अब आपने क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हुए, बुक दी हुई है मैंने आपको, बुक आप सॉल्व करें, सही है। अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन, शाम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब मैं बता देता हूँ। एक मिनट रुके, एक क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, या जल्दी से अभी 2 मिनट देगा मुझे, जाएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप चले जाएगा। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है एक्स की पावर एक्स प्लस 1/x टू द पावर 4, एंड करें यार ये गन जो है, एक मिनट रुको। एक सेकंड बस, हो गया, ठीक है। मीटिंग एंड हो गई है भाई, हाँ हो गई है। नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, अरे शुक्र है, ठीक है। यार इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में होता क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जिस टर्म में एक्स इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो एक्स। मतलब कि अगर लिखा है 5, 5 में एक्स की पावर 0 है ना, वो हम लिखते नहीं है, तो द टर्म 5 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जिसमें एक्स नहीं है। तो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस सवाल को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वो ये होगा फाइंड द टर्म इन एक्स पावर 0। तो ये वही वाला क्वेश्चन बन गया जो भी हमने किया, बस पावर जो 0 है, एक्स पावर 0 होगी तो टर्म वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। उसके लिए करेंगे क्या, आप इसमें देख लें पावर 0 कब आएगी। अगर मैं वही वाला फॉर्मूला करूँ जो हमने किया हुआ है, तो एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर डी की पावर आर, सही है, सॉरी आर अननोन है, आर को हर जगह अननोन लिखें,
इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स टू द पावर 0। ठीक है, फिर आप सिर्फ इसको रखें एक्स पावर 4 माइनस आर इंटू एक्स की पावर माइनस आर इज इक्वल टू एक्स की पावर 0। सिंप्लीफाई करें, आर की वैल्यू निकालें, वो हो जाएगी 4 माइनस 2 आर इज इक्वल टू 0। आर आ गया 2। आर जब 2 आ गया, इसमें इनपुट कर दें सिर्फ आप, जो आपका ये चीज़ थी, आपको टर्म मिल जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, जा सकते हैं आप लोग। ये फाइनल चीज़ थी, थ्योरी हो गई पूरी कंप्लीट। कर लेगा, इसको कोई मसला हो तो मुझसे ग्रुप पे पूछ लेगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।